नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलवान साक्षी मलिक ने शनिवार को कहा कि हम एशियन गेम्स में तभी भाग लेंगे जब हमारे सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम हर दिन किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के क्रम में शनिवार को सोनीपत में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान यूनियन समेत उन सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने पहलवान आंदोलन को समर्थन दिया है। इसमें साक्षी मलिक ने कहा कि जब ये सारा मामला सुलझ जाएगा तभी हम एशियन गेम्स में खेलेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली नाबालिग के बयान बदले जाने के बाद अब पूरे मामले को लेकर ओलंपियन साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों में से एक नाबालिग ने दबाव में डर में अपना बयान बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये बयान भारी दबाव में बदला गया है। उन्होंने कहा कि समझौता करने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने दावा किया कि शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने के कारण नाबालिग के पिता परेशान हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि वो पहले दिन से ही आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरोपी काफी शक्तिशाली है। वो जांच और गवाह को प्रभावित कर रहा है। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के बिना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक महिला पहलवान को WFI कार्यालय में सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाने और आरोपी ब्रजभूषण के उसी परिसर में बने घर में मौजूद होने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि ये कैसी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या सिचुएशन थी और उस महिला पहलवान ने कैसा झेला होगा। साक्षी मलिक ने कहा, ये जांच तो लड़कियों को तोड़ने की जांच है। साक्षी मलिक ने कहा, उस महिला पहलवान ने पहले ही पुलिस से पूछा था कि क्या वो अंदर है, तो पुलिस ने कहा कि ब्रजभूषण अंदर नहीं है और बाद में वो अंदर ही निकला है, तो हम कैसी जांच की उम्मीद कर सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत में शनिवार को पहलवानों के मुद्दे को लेकर हुई महापंचायत में पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि 15 जून के बाद वो कोई फैसला लेंगे। बजरंग पूनिया ने महापंचायत के बाद बताया कि पंचायत में बताया गया कि सरकार ने 15 जून तक के लिए वक्त दिया है और अगर सरकार आगे नहीं बढ़ पाती है तो 16 या 17 जून को आगे का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत में भी कहा गया है कि 15 तारीख तक अगर कठोर फैसले नहीं लिए जाते हैं तो हम अपने पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के पाटन जिले में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि राहुल बाबा विदेश में वेकेशन करने गए हैं, यहाँ गर्मी ज्यादा है इसलिए विदेश गए हैं। राहुल विदेश में जाकर भारत की निंदा करने का काम करते हैं। शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी को ये बताना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों से सीखिए। कोई भी देशभक्त इंसान देश की राजनीति की चर्चा देश की भूमि पर करे। विदेश में जाकर देश के अंदर की राजनीति की चर्चा करके देश की निंदा करने का काम किसी भी पार्टी के नेता को जचता नहीं है। और राहुल बाबा, याद रखना, देश की जनता इसको ध्यान से देख रही है, ध्यान से सुन रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन में शनिवार को बड़ा बदलाव किया गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वहीं उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, जबकि कार्यक्रम में अजित पवार मौजूद थे। कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा खुद शरद पवार ने की है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी भी दी गई है। शरद पवार ने ये घोषणा पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर की है। इस मौके पर सुप्रिया सुले ने कहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी को सौंपने के लिए मैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करती हूं। पार्टी फेरबदल में भतीजे अजित पवार को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने पर शरद पवार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अजित पवार के पास पहले से ही जिम्मेदारी है। शरद पवार ने कहा कि बेटी सुप्रिया सुले और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों के पद पर रखना पार्टी के वरिष्ठों द्वारा एक विचार किया गया फैसला था। शरद पवार का ये बयान कार्यकारी अध्यक्षों को कमान देने और अजित पवार को कोई नई जिम्मेदारी नहीं देने के बाद आया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और यकीन मानिए उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए।
आज़ादी के 67 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, वहीं मोदी जी ने अपने 9वें साल में इसका तिगुना करके 155 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। मतलब 9 साल में देश का कर्ज 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत का कर्ज और जीडीपी का अनुपात 84% से ज्यादा है, जबकि दूसरे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का यह अनुपात 64.5% है। हम हर साल अपने कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का तो ब्याज चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में ही ऋण स्थिरता नकारात्मक हो गई थी। तब कर्ज और जीडीपी का अनुपात 52.5% था, जो कि अब 84% तक पहुंच गया है। यह भयावह स्थिति है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में डिप्टी सीएम और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर दोनों दलों के बीच कुछ कड़वाहट उभरती भी है तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। बता दें, बीजेपी ने जजपा से नाता टूटने की खबरों के बीच शुक्रवार को ही 4 निर्दलीय और एक अन्य विधायक का साथ लिया है और अपनी ताकत का इजहार किया है। बता दें, अगले साल होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी और जेजेपी के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी की सहयोगी जजपा पर हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के अप्रत्याशित हमले से और बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाने में बीजेपी का समर्थन करके उन पर कोई उपकार नहीं किया है। देव ने कहा कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को सरकार का समर्थन करने के बदले में मंत्री बनाया गया था। हरियाणा में गठबंधन के बारे में बात करते हुए विप्लव देव ने कहा, सरकार सुचारू रूप से चल रही है और निर्दलीय विधायक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। बता दें, जेजेपी किसानों और पहलवानों के विरोध जैसे मुद्दों पर भी भाजपा के नेतृत्व से असहज रही है, जो सीधे उसके वोट बैंक को प्रभावित करता है। महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच खाई बढ़ रही है। शिंदे के बेटे ने कल शुक्रवार को महाराष्ट्र भाजपा नेताओं को जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा कि यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के गठबंधन को दिक्कत आएगी। हुआ ये कि डोंबिवली के भाजपा नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन नहीं देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस पर शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने स्वार्थी राजनीति में लिप्त होने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि डोंबिवली में कुछ नेता तुच्छ मुद्दों पर शिवसेना भाजपा गठबंधन में परेशानी पैदा कर स्वार्थी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र किसी पद पर नहीं है, लोकसभा के लिए उम्मीदवार का फैसला दोनों दलों के वरिष्ठ नेता करेंगे। श्रीकांत ने एक बयान में कहा, अगर मुझे उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो भी मैं उसी के लिए प्रचार करूंगा जिसे टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केंद्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार को फिर से जीत दिलाना है। अगर कोई हमारे काम का विरोध करता है और इसलिए गठबंधन में रुकावट डालता है तो मैं एक सांसद के रूप में इस्तीफा देने को तैयार हूं। मणिपुर में केंद्र सरकार ने शनिवार को एक शांति समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे। ये कमेटी राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत से हल तलाशेगी। पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। एक अन्य घटनाक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात की थी। असम के सीएम पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। पुलिस और आईआरबी की वर्दी पहने लोगों ने शुक्रवार को मणिपुर में फिर हिंसा की है। इस बार कांगपोकपी जिले को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। मणिपुर का हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वायुसेना प्रमुख ने दौरा किया था, लेकिन मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं। राज्य में मैती और कुकी लोगों के बीच पिछले 2 महीने से संघर्ष चल रहा है। भाजपा शासित इस राज्य में इतनी जातीय हिंसा कभी नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के इस बयान के कुछ देर बाद हुआ है कि राज्य में 48 घंटे से हिंसा नहीं हुई। पिछले 1 महीने से अधिक समय से जातीय संघर्षों ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।